हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सिक्स्थ क्लास की पॉलिटी जिसका चैप्टर नंबर है सेकंड और इसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम क्या करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला क्या है, देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से भी क्या ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के क्या है, नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह क्या करते हैं, दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह क्या करते हैं, सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और क्या लगते हैं, अपरिचित। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ठीक है, आगे है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, देखते हैं। उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरों के लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो आप जैसे शहर और गांव में तुलना कर सकते हैं। गांव में लोग होते हैं जो वो ज़्यादा काम करते हैं और शहर में लोग कम काम करते हैं। गांव में है जो खेतों में लोग ज़्यादा काम करते हैं और शहर में खेतों में जाते नहीं हैं। तो इस प्रकार से इनमें ये डिफरेंस है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। आगे है ग्रामीण। ये डिफरेंस दिया गया है। ग्रामीण, आधे से ज़्यादा भारतीय क्या कहाँ रहते हैं, गाँव में। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। आगे है शहरी लोग। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और क्या होते हैं, आलसी। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे क्या होते हैं, चालाक और भ्रष्ट। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस था गांव और शहरों में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्वाग्रह। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का क्या होता है, रूप ले लेती है वो। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों का आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी क्या है, पूर्वाग्रह है। जो धारणा है वो हमारे मन में बैठ जाती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका, एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे मैं घर के एग्जाम्पल से ही ले लेती हूँ। जैसे गांव में जो वॉशिंग मशीन होती है ना, गांव की महिलाएं क्या करती हैं, वो पहले सोचती थी कि जो वॉशिंग मशीन है वो कपड़े अच्छे से नहीं धोती, और उनके मन में यही धारणा बन गई।
तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, सभी चीज़ों का पता चल गया। तो जो पहले थी उसको पूर्वाग्रह थी, उनके पूर्वाग्रह की धारणा बन गई थी कि जो वॉशिंग मशीन है वो कपड़े को अच्छे से नहीं धोती, हाथ से ज़्यादा अच्छे कपड़े धुलते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा क्या करते हैं, अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हमें दुख पहुंचा देते हैं। जैसे लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में जो लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है, हम सभी इस भेदभाव से क्या हैं, परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है। हमने सोचने वाली बात क्या है, आइए देखें कि क्या सच्चाई है। नीचे दिए गए कथन, तो ये कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इसके पॉइंट लिखने हैं। जैसे तालिका को भरिए और उत्तर के कारणों का चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील हैं, तो सुशील किसके बारे में बताया है, लड़कियों के बारे में। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये भी लड़कियों के बारे में। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, कौन, लड़के। वे शरारती हैं, लड़के। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, लड़की। वे रोते नहीं, लड़के। वे उद्यमी हैं, लड़के। वे खेल में निपुण हैं, लड़के। वे खाना पकाने में निपुण हैं, लड़की। वे भावुक हैं, लड़की। तो इस प्रकार से आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे मैं लड़खड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तक क्या करते। तो आप अपने व्यू दे सकते हैं यहाँ पर। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। ठीक है, क्या उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी क्या करता है, डगमग, लेकिन लोगों ने ये धारणा मन में बना रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वो रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ छोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता क्या करते हैं, माता पिता और उसके परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप करा देते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने पर लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। जैसे एक और लाइन थी उसमें, वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों पर चर्चा जो केवल लड़कियों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, लड़कियों में ये गुण क्या होते हैं, जन्म से। वे ऐसे व्यवहार समाज को से सीखती हैं कि लड़कियों के बारे में क्या राय है, जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती है। मतलब कोमल और मृदु स्वभाव की लोग उनको मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है।
ठीक है। हम देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग भी मिल भी जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में इसी राय बनाना वाजिब नहीं है। जैसे गांव में कोई व्यक्ति खराब है तो हम कहेंगे कि उस गांव का व्यक्ति खराब है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो वो धारणा पूरे गांव के बारे में बन जाती है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखा और अलग व्यक्तित्व की तरह देखने से क्या करती हैं, रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और अक्षमताएं हैं जो दूसरों से क्या है, अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में क्या करती हैं, जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसा करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव, इससे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे। मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी होने के कारण मुसलमान अपनी लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते। गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तथा शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में क्या गई है, रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनके 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां हमें प्रयास नहीं किए गए, वहां बड़े परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजाति हो या फिर अनुसूचित जाति से हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। आगे है असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियाँ में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने से नहीं देते, एक ही कुएं पर हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो उसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले अध्याय में आपने समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। उदाहरण के लिए उनका धर्म भी अलग है। यह विविधता का क्या है, एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने भिन्न प्रथाओं और भिन्न रिवाजों के निम्न कोटि को मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। समीर 2 गरीब था, जैसा कि आपने पढ़ा है। यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास पानी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कहाँ पर थे हम, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के क्या करते हैं, काम धंधे करते हैं। जैसे कोई पढ़ाता है, कोई बर्तन बनाता है, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है।
यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, जाति व्यवस्था के लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है उन्होंने अपने को ऊंची जाति का या उत्कृष्ट कहा है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा है उनको अछूत और अयोग्य कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा हमारा ये वाला रहता है, इसको भी देख लेते हैं। दलित वह शब्द, दलित क्या है? दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया यानी कि कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि दलित क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आ गए थे हम। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित होते हैं। नियम क्या होते हैं उनके? निश्चित। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों की गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। ठीक है, अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। मशहूर हस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उन्होंने 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। ठीक है, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956, ठीक है, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समूह के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति से में क्या हुआ था? जन्म, जो क्या अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास क्या थी? ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकले। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निकाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। ठीक है, तो ये था भीमराव अंबेडकर के बारे में उनका परिचय। ठीक है, आगे इनकी स्टोरी देख लेते हैं क्या है। कहाँ गए थे वो? कोरेगांव अपने भाइयों के साथ। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे पहुँचक के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई।
उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा, हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा, अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। तो क्या हुआ, कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा बनाना नहीं चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा, और अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए, यह कितना अपमानजनक हो और दुखदायी होगा कि अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी में यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। आगे देखते हैं, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें असमानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों को अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की, जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किए। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान लिखने वाले लोगों भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं के संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म किया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार का यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। तो क्या किया लोगों ने? जो हमारा स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाया था उसमें सभी को समान अवसर, समान अधिकार देने का निर्णय लिया कि इसमें कोई भी अछूत जाति, जनजाति कोई भी है वो संविधान का सारे उपयोग कर सके। ठीक है, और अपने भारत देश को अपना समझ सके। ठीक है, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, व्यवहार, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्हें जोर दिया गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने।
सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा आज का चैप्टर, और मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ओके, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।